हेलो एवरीवन। मेरे प्यारे सारे फ्रेंड्स और जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरे पास ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का, तो इससे रिलेटेड मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे ओपिनियन आए, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, जिससे कि हर कोई स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने ये चीज़ मुझे एडवाइस किया है कि ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल हो रही है बच्चों के लिए। और ऐसे ही सीरीज, इस तरह के ही जो चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, रोटेशनल, ऐसे चैप्टर्स के अगर अब मैं बना दूं तो उनको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो आने वाले समय में रोटेशनल पे भी मैं इसी तरह के और बाकी सारी चीज़ों पे मैं बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी आप स्टार्ट करें, आप तो बिल्कुल मैं कहूँगा बीच से कहीं से भी स्टार्ट न करें। बिल्कुल जो प्रोसेस है, जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हर एक पार्ट को पार्ट वाइज दिखा के वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इवन इससे पहले जो इसके रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं, अगर वो आप देख लेते हो, उसको आप नोट करके रख लेते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और इससे कोई भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप लास्ट तक पूरी वीडियो को, जो भी वीडियो देखें, शुरू से स्टार्टिंग से देखें और लास्ट तक देखें, तो इसका पूरा बेनिफिट आप ले उठा पाएंगे। अदरवाइज बीच में देखने से आपको कहीं पे भी इसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी कमी रह सकती है, जिसके कारण उसको फिर से रिपीट करना पड़ सकता है आपको। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो स्टार्टिंग से देखें। चलिए, आज के थर्मोडायनेमिक्स ये पार्ट 4 का टॉपिक है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द स्टेट ऑफ गैस इज चेंज्ड फ्रॉम P1V1 T1 है ना टू P2V2 T2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे मैं दे देता हूँ। बिल्कुल सही, इसका ए पार्ट आंसर है T1V1 पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 पे पावर गामा -1, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में होता ही है TV पे पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके लिए। इफ डेल्टा U represents the increase in internal energy and W is the work done by the thermodynamic process system, then अब इसमें से 4 ऑप्शन है आपके लिए, कौन सा सही होगा देख के बताएंगे जरा। ए पार्ट, सी पार्ट, तो ये वाला डेल्टा U इक्वल टू -W है ना। बिल्कुल सही आपने बताया कि ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है कि डेल्टा Q जो होता है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा W के इक्वल होता है। तो डेल्टा U प्लस W मैं लिख देता हूँ, इसके इक्वल होता है। और अगर आपका डेल्टा Q ही 0 है, रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे अगर एक चीज देखी जाए कि अगर आपका इन एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हीट एक्सचेंज तो होता नहीं है, तो हीट एक्सचेंज नहीं होता तो ये 0 होगा। 0 हो गया तो आपके पास ये आप कर सकते हो डेल्टा U इक्वल टू -W होगा। तो जो सी पार्ट आपने डिसाइड किया बिल्कुल सही डिसाइड किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस PV इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। किस केस में ये वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होने वाला है? इसका आपका सी, आइसोबैरिक के केस में, मतलब प्रेशर जब कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है, और तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस केस में आपका जो है इंडिकेटर PV जो ग्राफ होगा, डायग्राम होगा उसका वॉल्यूम एक्सिस के, वो पैरेलल जाएगा। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे हम लोग रीड कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा अगले पेज में हम देखेंगे कि वो कंप्लीट है। द प्रेशर P, ठीक है, स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T फॉर ए सर्टेन गैस आर रिलेटेड बाय। अब ये रिलेशन जो है वो रिलेशन क्या है वो मैं
दिखा देना चाहूंगा आपको। यहाँ पे ये रिलेशन है स्मॉल p इक्वल टू a t माइनस b t स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम v, ये रिलेशन है। वेयर a b आर कांस्टेंट, ये दोनों ही a और b कांस्टेंट्स हैं। द वर्क डन बाय द गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 से T2 व्हाइल द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज गिवन बाय, तो ऑप्शन मैं दिखा दूंगा अभी आपको। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है यहीं पे, A B C D। अब चारों में से कौन सा सही है ये देखना है। देखिए ये तो आपके पास दिया हुआ है कि एक सर्टेन गैस के लिए जो P, V और T के बीच का जो रिलेशन होना चाहिए वो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने लिख दिया P इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर अपॉन में V। इस जगह से आप V निकालो, तो अगर आप V निकालते हो तो AT माइनस BT स्क्वायर अपॉन P आ जाएगा। तो आप लिख दो यहाँ पे AT माइनस BT स्क्वायर अपॉन में P, ये भी आपने निकाल लिया इसके। तो सवाल है वर्क डन बाय द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे आप तो उसमें क्या करोगे, तो उसके लिए आपने जैसे आपने बताया भी W इक्वल टू आप लिखोगे P डेल्टा V, लिख दिया मैंने भी, मतलब P, और यहां से आप लिख सकते हो V2 माइनस V1, है ना। अब V2 माइनस V1 जब आपने लिखा तो दोनों की वैल्यू को आप इसके साथ लगाना है सिर्फ। तो देखो P और V2, अगर इसकी जगह पे मैं V2 ले लूं तो V2 मतलब A तो कांस्टेंट है, A ही रहेगा, इस T की जगह पे ये T2 हो जाएगा। तो ये T2 माइनस B और ये T2 का स्क्वायर हो गया अपॉन में P। फिर दूसरे पार्ट में आपके पास V1 है, तो V1 में भी आप इसको A T1 माइनस B T1 स्क्वायर अपॉन में P, इस तरह से आप इसको आराम से लिख सकते हो। तो P कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ आपके पास बचेगा A T2 माइनस T1 माइनस B T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन अगर ऊपर देखो तो आपको साफ दिखेगा कौन सा ऑप्शन है। देखिए पहला वाला A T2 माइनस T1 प्लस B T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो पहला वाला ऑप्शन इसका आपके लिए। और कोई ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे A T2 माइनस T1 प्लस B T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये दोनों ऑप्शन मुझे एक जैसा लग रहा है। तो यह तो दोनों ऑप्शन में कुछ चेंजेस होना चाहिए ना। हाँ, तो अब जो भी है फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको कर दो A T2 माइनस T1, ये भी सेम है और ये भी सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बीच में देखो आप, यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे ये क्या है प्लस में है और हमारे पास क्या माइनस आ रहा है। तो इसी हिसाब से हमारे पास C आना चाहिए ऑप्शन, बिल्कुल सही। ऑप्शन C जो है आपका सही आंसर है इसके लिए। पहले हो रहा है आइसोथर्मल में था V1, आइसोथर्मल था ये ना P1 इक्वल्स टू P2 गामा तो नहीं आते थे उसमें, गामा तो नहीं आते, तो गामा नहीं आता है ना आइसोथर्मल वाले में। आइसोथर्मल में गामा का कोई मतलब ही नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, प्रेशर जो है मोनो एटॉमिक गैस प्रेशर P पहले तो सब में लिया हुआ है, इसमें तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो क्या होगा वो पूछा जा रहा है। पहला प्रेशर तो फिर भी चेंज होगा ना। हाँ, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, प्रेशर तो चेंज होगा ही होगा। इनफैक्ट जब वॉल्यूम में आप चेंज करोगे तो प्रेशर भी चेंज होगा ना।
2 सेकंड के लिए करेगा। हाँ, और ये डायबिटिक हमारा होता है A1 सर सी पार्ट इसका आंसर आ रहा है मेरा। T/64 बिल्कुल सही आ रहा है। चंद में तो साफ बताया है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। A, B, C, D, A shown in figure, the work done by the system in the cycle is, वर्क डन क्या होगी, और 4 ऑप्शन है ही यहाँ पे आपके पास, तो इसी डायग्राम को देख के हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा। इसका आंसर 0 तो है, और इसमें 0 में आप क्या करते हो, 2 पार्ट में आपको वर्क डन देखना पड़ेगा। एक पार्ट आपका जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्क डन जो होगा ए है, देखेंगे यहाँ पे, तो एक वर्क डन आपका A B C D इस तरह से लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं मान लो यहाँ पे E लिख देता हूँ, तो देखेंगे A E D A, तो A E D A एक वर्क डन इसके थ्रू अगर देखा जाए तो आप देखोगे ये एरिया ऑफ AED के इक्वल होगा, तो वो पॉजिटिव में होगा, तो प्लस में लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ AED, जो कि अगर निकाला जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू P नॉट इंटू V नॉट, तो ये हाइट है ना, दोनों का डिफरेंस जो देखा जाए यहाँ से तो P2P नॉट माइनस P नॉट आएगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा। उसी तरह से वर्क डन जो दूसरे एरिया के लिए देखा जाए BCEB इसके लिए वर्क डन देखा जाए तो दिस वन ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव ऑफ एरिया ऑफ ये आ जाएगा ट्राइंगल BCE जो कि निगेटिव में आएगा, निगेटिव में हाफ इंटू P नॉट इंटू V नॉट, तो नेट वर्क डन एक पॉजिटिव में आ रहा है एक निगेटिव में आ रहा है, दोनों का सम कर देंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, तो 0 ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि इस ग्राफ को देख के कौन सा रिप्रेजेंट करता है, विच ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंट एडियाबेटिक प्रोसेस, A1, A2, A3, A4 कौन सा करेगा, और उसके लिए ये ग्राफ आपके पास दे दिया गया है PV ग्राफ। बिल्कुल सही है, आपने A3 जो जज किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि PV इंडिकेटर में जो स्टीपर है, स्लोप जो है इसका, इस तरह से प्रेशर कम हो रहा है, रैंडमली कम हो रहा है और वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है जो आपने बताया है। कौन सा बताया, फर्स्ट वाला A3, तो सही आंसर है आपका, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में when the gas expands with temperature using the relation, अब ये रिलेशन है V equal to K T पे पावर 2/3 for the temperature change of 40 Kelvin, the work done is,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखते हो और आपके पास लिखा हुआ है गैस एक्सपेंड हो रहा है, तो गैस के एक्सपेंड होने का मतलब है कि वर्क डन हो रहा होगा। वर्क डन कब होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया भाई, वॉल्यूम में चेंजेस होती है तो वर्क डन होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपके पास V इक्वल टू के टी पे पावर 2/3, जहाँ की ये के जो है आपका कांस्टेंट है और ये 40 के केल्विन के लिए दिया हुआ है। तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा V। डेल्टा V इक्वल टू 2/3 के टी पे पावर -1/3, ये आपके पास मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि के आपका क्या है, ये कांस्टेंट है। तो आपको ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV इक्वल टू RT होता है। ठीक है, और यहाँ से P आप देखोगे तो P इक्वल टू आपके पास आ जाएगा RT अपॉन V। तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला ना अभी, W इक्वल टू क्या होता है? P डेल्टा V। तो P डेल्टा V कहने का मतलब कितना हो गया? तो P की जगह पे आप ले लो ये जो वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे, P इक्वल टू RT बाय V। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ RT अपॉन में V, और डेल्टा V की जगह पे ये 2/3 के टी पे पावर -1/3, ठीक है, इंटू डेल्टा टी होगा। यहाँ पे इंटू में डेल्टा टी भी आएगा, तो इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक हमने लिख दिया इसको। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 को मैं आगे लिख लेता हूँ सबसे पहले। 2/3 को लिख लिया सबसे पहले। अब ये रह गया R के, तो R के, अब ये T है और यहाँ पे भी T पे पावर -1/3 है, तो T पे पावर आप क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, तो सर ये जो के था इसको कहाँ पे करेंगे हम लोग? के ये रह गया आपका, यहाँ पे लिख दिया मैंने के, और अपॉन में आप क्या करोगे? अपॉन में आपके पास V बच रहा है, तो अपॉन में V लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये सारा चीज आपने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू रखने की बात है कि तो W इक्वल टू जो वर्क डन आ रहा है 2/3 R, ठीक है, इनटू डेल्टा T जो है वो दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, ये आपके पास दिया हुआ है 40 केल्विन, तो यहाँ पे 40 आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये 40 आप रख दोगे तो देखो आपके पास क्या मिलेगा आपको? 2/3 R डेल्टा T, ये सारी वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे चूंकि आप जब पूरा सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये देखो एक स्टेप मैं यहाँ पे और भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2/3 R के लिख दिया हमने, और T पे पावर 2/3, T पे पावर 2/3 इस तरह से, इंटू डेल्टा T अपॉन में, अब ये P ये जो यहाँ पे आपके पास जो पार्ट दिया हुआ है V दिया हुआ है, तो V इक्वल टू आप ये वाला पार्ट देखो, V इक्वल टू के टी पे पावर 2/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो के टी 2 पे पावर, के टी और 2 पे पावर टी पे पावर 2/3 अगर आप इसको रखोगे तो ये वाला दो टर्म जो है आपका, ये वाला ऊपर का ये के टी 2 पे पावर 3 और नीचे का के टी पे पावर 2/3, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है। तो आपके पास डायरेक्ट आपके पास 2/3 R और डेल्टा T बचेगा, तो जिसको मैंने यहाँ पे 2/3 R और डेल्टा T की जगह पे 40 रख दिया। तो अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, जिसके कारण आपकी वैल्यू जो है लगभग 26.6 R के इक्वल आएगी, जो कि ये C ऑप्शन होगा आपका। में साफ पूछना है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल सही, इसमें 10 वाले में B आपने बताया, B सही है, B बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको, आपने बता दिया है, क्योंकि देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में डेल्टा T तो 0 होता है, और अगर डेल्टा T 0 है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा U भी क्या होगा? 0 होगा। तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट,
तो यहाँ पे हमारे पास देखना होगा कि इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट रह गई। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपने क्या देखा है, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा, है ना। जो भी हीट सप्लाई की गई है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन में चेंज हो गई है। क्वेश्चन ये क्लियर कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड इन या एन नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, फोर्थ साइक्लिक प्रोसेस। और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सोच के बताना है आपको कौन सा सही होगा एग्जैक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए कोई इसमें यहाँ पे कोई ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इंटरनल एनर्जी गैस की कब कांस्टेंट होती है, रिमेन्स अनचेंज रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। तो एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस है ही, फर्स्ट वाला तो है ही, और दूसरा देखिए यहाँ पे एडियाबैटिक के केस में नहीं होता, रिवर्सिबल के केस में नहीं होता, और ये लास्ट साइक्लिक वाला होता है। तो फर्स्ट और फोर्थ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, बताया भी गया होगा आपको। साइकिल टायर्स ब्रश सडनली, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोसेस? सर आंसर क्या था? जब वॉल्यूम और प्रेशर तो बिल्कुल चेंज होगा ही होगा। वॉल्यूम चेंज होगा, और सबसे बाद प्रेशर सडनली डिक्रीज होता है। और हम लोगों ने जितने बार ग्राफ बनाया प्रेशर का, वो अगर सडनली डिक्रीज हो रहा है इस तरह से, इसका स्टीपर है, तो वहां पे क्या होता है कि इसका मतलब ये जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में आता है। तो इसी तरह से साइकिल जब ब्रस्ट करता है तो उसकी जो अंदर की एयर का जो प्रेशर होता है वो सराउंडिंग से मिलता है, और सराउंडिंग्स की एयर प्रेशर उतनी ज्यादा नहीं होती, तो साइकिल के टायर का जो प्रेशर होता है वो सडनली डिक्रीज कर जाता है, इसलिए वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस का पार्ट होता है। क्वेश्चन से तो क्लियर है, ऑप्शन मैं अभी दे रहा हूँ इसके साथ। 1 मोल ऑफ वंडरवॉल गैस ओबेइंग द इक्वेशन, ये वंडरवॉल इक्वेशन है, अंडरगोज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो काफी स्लो होता है, काफी स्लो, मतलब आप देखोगे तो आपको लगेगा शायद ये प्रोसेस हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि इनफाइनेटिसमली टाइम लगता है इसके होने में, which is shown in the figure PV diagram. The net heat absorbed by the gas in the following process by the gas in this process. इस प्रोसेस में क्या हीट एब्जॉर्ब होगी वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे देता हूँ, ग्राफ देख के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है कि नेट जो हीट होती है, नेट जो हीट एब्जॉर्ब होती है गैस के थ्रू, वही की पूरी वो वर्क डन में ट्रांसफर होती है। मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू तो होता ही है। और वर्क डन आप कैसे निकालते हो, तो वर्क डन आप निकालते हो कि एरिया देखते हो। तो एरिया अगर इसमें देखा जाए, मान लो कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी नेमिंग मैं कर दूं, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दिस वन इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, तो बेस यहाँ से देखो V1 माइनस V2 कर सकते हो आप, V1 माइनस V2 इंटू हाइट कितना है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2, दैट्स इट, हो गया, डन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन में पता है गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल, जो साइकिल है वो आपकी A to B, B to C, C to A, A to B, B to C, C to A, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। व्हाट इज द वर्क डन, नेट वर्क डन आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। आपने यहाँ पे भी एरिया निकाला होगा, हाफ इंटू बेस, बेस में आपने 7 माइनस 2 मतलब 5 किया होगा, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 किया। और हाइट के लिए भी आपने हाइट में 6 माइनस 2 मतलब 4 और इंटू 10 पावर 5 कर दिया होगा। ये माइनस 3 था, ये 5 है, तो पूरा सॉल्व करके 1000 आपका है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ Cp by Cv फॉर द गैस इज, फर्स्ट ऑप्शन है 5/3, बाकी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 3/2, 4/3 और 2 है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो P है, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके T के क्यूब के, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब आप कह सकते हो P/T⁻³ इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और इसका मतलब ये हो गया कि दिस वन इज कांस्टेंट, और इसका मतलब P जो आप यहाँ पे ले रहे हो, तो P T⁻³ -3 इक्वल टू कांस्टेंट आप ले सकते हो।
तो पी टी पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट ले रहे हो, इसका मतलब तो ये हो गया। तो इसी से हमें यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको फॉर्मूला जो दिया हुआ होता है पी वी, है ना, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपने अगर पढ़ा होगा याद होगा, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी फॉर्मूला होता है वहाँ पे। सर एक सेकंड रुक जाइए। ये पहले वाले को हम 1 मान लेते हैं और नहीं सर अभी मत बताइए, 2 एक मान मिनट लेते कर हैं। रहा हूँ। इसको तो इक्वेशन 1 और 2 को आपने इक्वेट किया होगा, जैसे ये गामा है अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू क्या लिखा आपने -3, तो यहाँ से आपके पास गामा इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा आ गया। तो इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो ये -2 गामा इक्वल टू -3, मतलब गामा की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आ गई वो 3/2 की आ गई, है ना। सर एक बार आप देख लीजिए, मैंने व्हाट्सएप पे आपको सेंड किया है। तो मैं देखता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये सही ऑप्शन आपने किया, मैं देखता हूँ। इसमें जो ऑप्शन है आपका ये डी ऑप्शन, ये आपका गलत है। पी पावर गामा टी तो सर बाकी जो है वो ए डायबिटिकली ट्रू है। हाँ, अब इसमें आप चाहो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास क्या होता है, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस पी वी इक्वल टू आपके पास एनआरटी होता है, और P इक्वल टू आपके पास आ जाता है NRT अपॉन V, है ना, ये आ जाता है। अगर आप इसमें ये वैल्यू P की वैल्यू जो यहाँ पे आपने निकाली है उसमें पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे NRT अपॉन V और इंटू V पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देखो T R तो कांस्टेंट है, N जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस वो रहा होगा, तो सिर्फ T और V को देखेंगे तो T V पे पावर गामा -1 इक्वल टू क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। अगर फिर से हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो V इक्वल टू V के साथ रिलेशन क्या आता है, V इक्वल टू NRT अपॉन P का आता है, ठीक है, ये रिलेशन आता है। अगर आप इसमें मान लो जैसे कि आपने P है और V वाले में रख के चेक करना चाहते हो कि V में रख के देखा जाए, V में रख के देखो तो NRT अपॉन P पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी आप सिर्फ किसको देखोगे, तो जिसके रिलेशंस को हमें देखना है वो क्या है, P है और T का रिलेशन है, तो P और T के रिलेशन को देखोगे तो P पे पावर ये हो जाएगा 1 माइनस गामा इंटू T पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो बाकी जो चीज है वो तो सब सही मुझे दिख रहा है, लेकिन सिर्फ ये वाला P पे पावर गामा और T पे पावर 1 माइनस गामा का रिलेशन ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि पहला तो सही है P गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P पे पावर 1 माइनस गामा, तो P पे पावर 1 माइनस गामा T पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी आ गया आपके पास। उसके बाद देखो T V पे पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी आ गया आपके पास, लेकिन ये वाला टर्म्स नहीं दिख रहा है ना। तो इस हिसाब से ये D वाला जो ऑप्शन है, चूंकि यहाँ पे पूछा गया है रिलेशन कौन सा नहीं होगा, डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये वाला एडियाबैटिक प्रोसेस के रिलेशन नहीं देता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे इन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपकी जीरो होती है, तो ऑब्वियस ही बात है जितना हीट आप दोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क डन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे इसका मतलब वर्क डन जीरो तो नहीं होगा। तो दूसरा देख लेते हैं, लिखा हुआ है मोर देन द हीट टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो ये भी नहीं हो सकता कि जितना हीट दोगे उससे ज़्यादा यहाँ पे वर्क डन हो जाए, ऐसा नहीं है। तो वो तो 100% से ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर 100% से ज़्यादा कुछ तो पॉसिबल है नहीं। इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, बिल्कुल जितना हीट आपने दिया उतना ही वर्क डन हो रहा है, बिल्कुल सही, मुझे ये सही लग रहा है। सी ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द हीट ऑफ द सिस्टम, ये भी नहीं है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एट 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर to attain 1 atmospheric pressure by the result of isothermal expansion. The work done by the gas during the expansion is nearly किसके इक्वल होगा वर्क डन, यहाँ पे ये बताना है हमें। देखो एक तो आपने जैसे P1V1 यूज किया ना, इसमें P1V1 इक्वल टू P2V2, तो इसमें आपका वैल्यू कितनी आई, V2 की वैल्यू कितनी आई, 4 आएगी। V2 की वैल्यू बिल्कुल 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब में आ गई, ठीक है, लीटर में है, तो फिर मीटर क्यूब में क्यों किया, लीटर
लीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने, 1 लीटर इक्वल टू होता है आपका 1 लीटर। नहीं सर, वो तो ठीक है, बट उसको कन्वर्ट क्यों किया? जब उसका रेशियो लेना है तो कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? इसलिए यूनिट्स तो क्योंकि तभी देंगे। मुझे जो वर्क डन का फॉर्मूला है ना, वर्क डन के फॉर्मूले में मीटर के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, लीटर में वो एप्लीकेबल वहाँ पे नहीं है। तो सर फिर भी जैसे अगर वॉश में डालेंगे हम लोग तो कट ही जाएंगे, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 तो कट ही हो जाएगा, क्या फायदा? देखिए करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे 1 लीटर तो यूज, आप तो 1 लीटर तो यूज नहीं कर सकते ना। 1 लीटर को तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम में चेंज करने के लिए 10 पावर -3 तो करना ही पड़ेगा हर जगह पे। तो क्या वर्क डन जो होगा, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू nRT ln V2/V1 होता है। तो इसी nRT की जगह पे मैं कह रहा हूँ आप क्या करो, P1V1 यूज कर लो, P1V1 और ln V2/V1 कर दो, ठीक है, क्योंकि PV इक्वल टू nRT ये होता है। अब आप वैल्यू लगा दो, इसमें जितनी वैल्यू आ रही है, जैसे प्रेशर की है तो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 4 × 10⁵ कर लो, इनटू वॉल्यूम के लिए 10 पावर -3 कर लो, ln फिर हमें इनिशियल से वो सम तो हो ही जाएगा। ये 4 × 10 पावर -3 जो वॉल्यूम आपने निकाली है वो, और जो V1 है 10 पावर -3 वो, इसको यूज कर लो। तो इसको यूज करोगे तो ये लगभग आपके पास, कैलकुलेट करके देख लो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, बता देता हूँ, आप बाद में लॉग चेक करके इसकी वैल्यू को यूज कर लेना। लगभग ये जो आ रहा होगा आपके पास एग्जैक्ट 554.5 जूल आएगा, मतलब यहाँ पे सर वो फिर जो ln लिया है ना, उस ln पे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्या कहते हैं उसमें नॉर्मल लॉग में तब आएगा। हाँ ठीक है, तो 0.303 उसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल, तो फिर ये लगभग ये आ रहा है ना, हाँ ये तो एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, फिर लगता है वो 2.303 वाले फॉर्मूले से आया था। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर पेपर में होगा भी तो लॉग का हार्डली एक क्वेश्चन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता।